हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। तो इस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, किस तरह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये कॉमन टॉपिक है ना केवल क्लास ट्वेल्थ के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ भी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या है और कैसे हमें इसको यूज़ करना है। अगर मैं क्लास ट्वेल्थ की बात करूँ, स्पेसिफिकली क्लास ट्वेल्व अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो उसके जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो बुक है एम एल अग्रवाल, उसके सारे के सारे वीडियोज़ आपको पता है कि अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट में आपको सर्च कर लेना है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2025-26। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर 224 वीडियोस हैं, यानी आपका जो पूरा सिलेबस है इसके अंदर कवर्ड है। जो डिलीटेड टॉपिक है इस साल वो हमने इसमें से रिमूव कर दिए हैं और जो टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं जैसे बॉन्ड, वो टॉपिक के वीडियोस हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब आपका जो कंप्लीट सिलेबस है तो उस एम एल अग्रवाल की बुक के थ्रू ये सारा का सारा आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे इसके अंदर, जो पी वाई क्यूज़ है, वन शॉट्स हैं, सब कुछ इसके अंदर है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो आप इससे भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो बैच अभी चल रहा है उड़ान, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बैच वो मार्च में स्टार्ट हो गया था तो टॉपिक्स उसके अंदर काफ़ी हो गए हैं, मतलब 4-5 टॉपिक उसके अंदर हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी भी उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस होती हैं लाइव वो सारी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख के अपने जो पीछे का बैकलॉग है वो आप कवर कर सकते हैं, प्लस जो आगे लाइव क्लासेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके कुछ डाउट्स अगर होंगे पीछे की क्लासेस से रिलेटेड तो वो हम क्लास के जो एंड में डाउट्स हम लेते हैं उसके अंदर आप अपने डाउट्स को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी 10% के डिस्काउंट के साथ आप उस उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है क्या। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब आप 9th या 10th क्लास में थे तो वहाँ पर आपने डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ पढ़ा था कि भाई किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो पहले हम उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था डिविजिबिलिटी में कि आप किसी स्पेसिफिक नंबर को जब डिवाइड करते हैं, तो जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 10, 10 को हमने डिवाइड किया, 10 को हमने डिवाइड किया मान लो 4 से। तो ये हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 करेंगे, ये 2 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, 10 इक्वल्स टू में 4 इंटू 2 प्लस 2। ये सभी को ध्यान होगा, छोटी क्लासेस में 7th 8th में आई थिंक इस तरह से हम लिखते थे। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो होता है टर्म आपके पास, ये डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो हो गया डिवाइज़र, और ये आपका हो गया कोशेंट, और ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी को आती होगी लिखनी। अगर ये चीज़ आपको आती है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का जो पैटर्न है, ठीक है, थोड़ा सा करने का जो पैटर्न है बस वो चेंज हो गया है, बाकी चीज़ यही है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि नई पैकेट में जो चीज़ है वो तो पुरानी है, फिर भी दिल हमारा हिंदुस्तानी है, ऐसा कुछ गाना था। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर अब जो डिविजिबिलिटी जो हमने अभी करी, इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा, कुछ के हो सकता है कुछ बच्चों ने ना भी पढ़ा हो, क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया था कोविड की वजह से। उसके बाद अभी तक दोबारा ये आया नहीं है टॉपिक। तो उसके अंदर क्या था, जो भी हमने चीज़ लिखी है वही सेम चीज़ थी कि आप किसी भी इंटीजर एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड इंटीजर ए बाई इंटीजर बी,
हमने किसी एक इंटीजर a को किसी दूसरे इंटीजर b से डिवाइड किया, बस जो डिवाइजर है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 0 से अगर हम डिवाइड करने बैठ गए तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जो b है हमारा ये नॉन जीरो होना चाहिए, उससे आपको एक क्वोशंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 हो सकती है, लेकिन जो डिवाइजर होता है उससे उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड वैल्यू है, उससे छोटी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो डिवाइजर है वो है 4, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 2। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को, मान लो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहें कि 10 इक्वल्स टू में 4 इंटू में 1 प्लस 6, है तो ये भी ठीक, है तो ये भी ठीक भैया। 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 प्लस में 6 10 हो गया। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिखें 4 इंटू में माइनस 4 इंटू में 3 और -2, अगर हम ऐसे लिखें तो भी ये ठीक है। 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 10। तो स्टेटमेंट के हिसाब से भैया ये वाली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा डिवाइजर होता है उसकी मॉड वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अगर हमने डिवाइजर वहाँ पर 4 लिया हुआ है तो हमारा रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट होंगी ये वैसे तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो वो तो यही आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जो यहाँ पर आ रहा है 6 ये इससे छोटा होना चाहिए, दूसरी बात रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। वैसे लॉजिकली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उस लेमा के थ्रू ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें थी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस मॉडुलो या फिर मॉडुलो अर्थमेटिक। मॉडुलो अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, जो यही वाली जो चीज़ें हैं उसी को हम एक दूसरे तरीके से लिख देते हैं। मॉडुलो अर्थमेटिक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर नंबर्स रैप करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है क्लॉक। जैसे क्लॉक में यहाँ पर देख रहे हो कि अभी हमारा जो टाइम है यहाँ पर ये 9 बजे का टाइम है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ये जो सुई है ये यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर मान लो ये 9 बजे का टाइम है, इस तरह से कुछ ये टाइम है हमारे पास। ठीक, अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये क्लॉक हमारी यहाँ से ये ऐसे शिफ्ट करते हुए यहाँ तक पहुँच रही है, तो 9 के बाद यहाँ पर 12 होता है, 12 के बाद फिर आगे वापस हमारे पास यहाँ पर 1 आता है। तो 12 के बाद हम 13 तो नहीं बोलते हैं टाइम में, अगर हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो 12 के बाद, क्योंकि वहाँ पर एक लास्ट जो लिमिट है वो है 12 के बाद हमारा जो नंबर्स है वापस वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी उसको आप जो 12 होता है हमारा उसको आप 0 काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक हाईएस्ट अपने रीच तक पहुँच गया। उसके बाद नंबर हमारा दोबारा रिपीट होना स्टार्ट करता है। तो जब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू 13 आती है उस 13 को हम 13 ना लिखकर हम लिखते हैं यहाँ पर इसको 1 PM। ठीक है, तो जहां पर भी हमारा जो नंबर्स है वो रैपिंग का सिस्टम आ जाता है वहां पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं। अब चीज यहां पर जो हमने समझी है अभी ये वही चीज है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया। अगर हम इसको मॉड के अंदर लिखते हैं, अगर हम मॉड के अंदर उस नंबर को लेके हमने क्या लिया था, 10 को हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था हमने, 4 से हमने डिवाइड किया था, और उससे हमारे पास रिमाइंडर आया 2, और हमने वहां पर कैसे लिखा था 10 इक्वल्स टू में 4 इंटू में 2 प्लस 2। तो यहां पर ये जो क्वोशंट है ना, ये वाला जो क्वोशंट है इसका यहां पर कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ यहां पर क्या यूज किया है, हमने यहां पर डिविडेंड यूज किया है, हमने यहां पर डिवाइजर यूज किया है, और हमने यहां पर रिमाइंडर यूज किया है। इसलिए इसको हम अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी बोलते हैं। मॉडुलो अर्थमेटिक इज द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। तो इसके अंदर क्वोशंट क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, क्वोशंट चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है।
इसलिए इसको हम अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी बोलते हैं, इसको हम क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लॉक जो होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अगर हम डेली लाइफ से बात करें कि जो रैपिंग का जो सिस्टम होता है उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्लॉक का लेते हैं, तो इसको हम क्लॉक अर्थमेटिक से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमने यहाँ पर 9th-10th के लेवल का पढ़ा कि भाई ऐसे लिखते हैं, अब हम मॉडुलो अर्थमेटिक पर आगे हमने इसी चीज़ को लिखा कि हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पर। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में, अच्छा उससे पहले इसके एक दो क्वेश्चन ये कर लेते हैं। मॉडुलो अर्थमेटिक में आपको एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगर 21 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 21 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, तो 2 1 जा 2, 1 आएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, रिमाइंडर आपका लेकिन 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 10 वहाँ पर 0 रहेगा तो रिमाइंडर आपका 1 ही रहेगा, आगे कुछ नंबर है नहीं, सॉल्व आप उसको कर नहीं सकते। तो इसका जो आंसर है ये आ गया आपको 1। या सिंपली आप ऐसे देख सकते हो भाई 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। -41 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं, -41 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं, तो अब आपको पता है कि जो यहाँ पर जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो नंबर है ये इससे या तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 4 जा 36, तो ये वाला नंबर इससे छोटा नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर है और आप ये पॉजिटिव नंबर लिख रहे हो, तो ये नंबर तो इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर लिखना पड़ेगा। अब नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो मान लो मैं यहाँ लिखूँ 9 -4 से करेंगे तो -36 आ गया, लेकिन समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि -36 -41 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो यानी हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, तो हमें कैसे लिखना चाहिए? हम इसको एक नंबर और आगे लेके जाते हैं, 9 5 जा 45। अब ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता है कि जितनी आप वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाते जाओगे एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 2 -2 2 -2 ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये अब हम बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि भैया ये वाला जो नंबर है इसको माइनस किया जाता है। अब हम यहाँ पर अगर इस नंबर में से इसको माइनस करें तो ये कैसे होगा कि भाई -41 में से आपको माइनस करना है, -45 को, तो ये एक्चुअली में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी जगह हम लिखेंगे +45। अब -41 और +45 को अगर आप सॉल्व कर दें तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4, क्योंकि रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 4। तो इसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पर। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में और जो भी हमने पीछे पढ़ा है उनमें क्या रिलेशन है, तो उसको समझने के लिए हम पीछे एग्जांपल्स पर जाते हैं। जो भी हमने पीछे एग्जांपल लिखे 3, हमने एक लिखा था भाई 10 = 4 × में 2 प्लस में 2, हमने लिखा 10 = 4 × में 1 + 6, हमने लिखा 4 × में 3 - 2। ये 3 एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को हम जब मॉडुलो अर्थमेटिक में लिखते हैं तो हम कैसे लिख रहे थे, हम लिख रहे थे भाई 10 mod 4 = 2। एक इसका लिखने का तरीका ये हो गया कि 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में हम कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में एक्चुअली क्या होता है, जो =2 का साइन है उसकी जगह हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंस का। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 10 is congruent to 2 mod 4। यानी इसका एक क्या मतलब हुआ कि अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही रिमाइंडर हमें 2 को 4 से डिवाइड करने पर भी मिलेगा। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर 2। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये तो ऑलरेडी इससे छोटा है, तो यानी यही इसका रिमाइंडर बन जाएगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि भैया यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 को, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो भी रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब अगर हम ये दूसरे वाला स्टेटमेंट है इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंसी में लिखें तो ये इस तरीके से आ गया, 10 is congruent to 6 mod 4। अब यहाँ पर भी ये सेम ही चीज़ अप्लाई हो रही है
कि 10 जो होगा आपका, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर आप 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो दोनों नंबर आप लिख रहे हो, उन दोनों नंबरों को अगर हम इस मॉड वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उससे हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो तीसरी स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 4, तो ये स्टेटमेंट भी अभी ठीक है, लेकिन जब हम अपना फाइनल आंसर देते हैं तो फाइनल आंसर में हमारा जो रिमाइंडर, ये एक तरीके से यहाँ पर ये रिमाइंडर ही आ गया, तो ये जो वैल्यू आती है ये हमारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए लास्ट में। अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप प्रोसेस में हैं, तो आप माइनस वाली टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें माइनस वाली टर्म्स को भी यूज़ करेंगे, लेकिन एट द एंड जब बात आती है तो आपको जो लास्ट फाइनल आंसर आता है वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही छोड़ना होता है। तो यानी इस एक स्टेटमेंट से आपने समझा कि भैया ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी स्टेटमेंट, आप इसको ऐसे लिखते थे। अगर हम इसको मॉडुलो अर्थमेटिक में जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको कांग्रेस मॉडुलो में जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक अब किसी को भी ये चीज़ समझने में, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी कि हम इसको लिखें कैसे। यहाँ पर कोशेंट का भी हम यूज़ करते हैं, ये कोशेंट है, कोशेंट का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में या इस केस में कोशेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर टोटली डिपेंड होता है कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है। तो कांग्रेस मॉडुलो की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो उसमें क्या कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2 इंटीजर्स, जैसे हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, और जो n है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 हुआ तो 1 से तो सारे नंबर आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर इसने 1 को छोड़ रखा है। देन a is said to be congruent to b modulo n if and only if n divides the difference of a and b, that is a is congruent to b mod n। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई कि भैया ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों नंबर को अगर डिफरेंस करते हो तो डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इस वाली वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो 10 - 2 8, 10 - 2 इक्वल्स टू 8। 8 को अगर आप देखोगे तो ये डिविजिबल बाय 4 होता है, डिविजिबल बाय 4 है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 10 - 6 तो आएगा 4, ये भी 4 से डिविजिबल है। अगर हम लिखते हैं 10, यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आएगा 12 विच इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 4। यानी तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, मान लो मैं लिखूं 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है? कि जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन अगर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो रिमाइंडर उसका 3 आएगा। तो आप दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हो? भैया इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 10 - 3 क्या आ रहा है 7, और 7 जो है इससे डिविजिबल नहीं है। तो खाली लिखने पर मत जाना कि भैया इस पैटर्न में लिखा हुआ है 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 तो स्टेटमेंट जो होगी आपकी सही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यू से आपको सेम रिमाइंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आप डिफरेंस देखो कि इन दोनों का डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आ रही है वो इस वाले नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। यही हमारा सारा कांग्रेस मॉडुलो का सार है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, छोटी क्लास है, कि आप पहले कैसे लिखते थे, अब आपको कैसे लिखना है, मॉडुलो अर्थमेटिक में कैसे लिखना है और कांग्रेस मॉडुलो में कैसे लिखना है। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और समझ लेते हैं कि कांग्रेस मॉडुलो में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को और जल्दी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आपके पास a + b = c है, आपके पास कोई दो इंटीजर है a और b, उन दोनों का सम करने पर वो c के बराबर आ रहा है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि a mod n, मतलब अगर हम a को डिवाइड करते हैं n से तो जो भी रिमाइंडर आए, प्लस b को डिवाइड करते हैं n से तो जो भी रिमाइंडर आए, तो वो रिमाइंडर c को अगर हम डिवाइड करते हैं n से तो वो उसके बराबर ही होगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ऐसे इकट्ठा है a + b mod n तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसे a mod n प्लस में b mod n। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अगर आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो आप इन दोनों के अंदर एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। यहाँ पर k ऐड कर दिया, यहाँ पर भी k ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिवाइजर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप रिमाइंडर में ऐड कर सकते हो, आप डिविडेंड में ऐड कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एन के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपके पास ये दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन और ये कहता है कि सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो ए प्लस सी, तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे बी प्लस डी और मॉड एन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को जैसे भी डिमांड होगी उस हिसाब से आप क्वेश्चन की वैल्यूज़ को चेंज करके या उसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाकर उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। अब एक तरीका तो ये है कि भाई हम इन तीनों को प्लस कर लें, प्लस करके इसको 3 से डिवाइड कर लें। ठीक है, और जो कांग्रेस मॉडुलो का तरीका है वो ये कहता है कि भैया आप इसका अलग रिमाइंडर निकाल लो, इसका अलग रिमाइंडर निकाल लो, इसका अलग रिमाइंडर निकाल लो। थोड़ा लिखने का तरीका देख लेते हैं एक बार। आप इसको अलग अलग लिखो ऐसे, भाई इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 541, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 383, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। इन तीनों का पहले रिमाइंडर हम चेक कर लेते हैं। हेलो, तो आप इसमें 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर डिजिट का जो सम है 6 7 13, 13 और 2 15, यानी इस 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 मॉड 3 प्लस 5 और 9 और 1 10, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 3 6 8 14, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब इन तीनों रिमाइंडर को आप ऐड कर दो, 0 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा, 3 मॉड 3, और 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। यानी इन सब के सम को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 0। ऐसे यहाँ पर जो सेम प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, बस जहाँ पर प्लस के साइन थे वहाँ हटा के आप मल्टीप्लाई के साइन लगा दो। ठीक है, यहाँ पर जैसे a इंटू बी सी के बराबर है तो a मॉड n इंटू में b मॉड n इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n हो जाएगा, या फिर a यहाँ पर ये a इंटू में b मॉड n है तो इसको आप अलग अलग करके ऐसे a मॉड n इंटू में b मॉड n लिख सकते हैं। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है तो आप इसके साथ यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो उधर भी वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस डिवाइज़र में कुछ नहीं करना है, कहीं आप फ्लो के अंदर डिवाइज़र में भी कुछ मत कर देना। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n, तो यहाँ पर अगर आप a को c से मल्टीप्लाई करते हो तो b और d को भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास मॉड n। तो अगर हम देखें तो प्लस में ये वाली प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितनी मल्टीप्लाई में यूज़फुल है, क्योंकि प्लस में तो क्या आप प्लस भी कर सकते हो नंबर्स को इजीली और सीधा उसको 3 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो ये नंबर आपके पास अगर इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए तो आई थिंक मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे, तो वहाँ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप इन सब का अलग अलग वो निकालोगे डिवाइज़र रिमाइंडर, तो अगर आप इसको सब्जेक्टिव में आंसर देना है तो प्रॉपरली आप इसको ऐसे अलग अलग लिखो। अब आप इनको डिवाइड करके देखो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 5 बचेगा, 57 हो गया, 7 8 जा 56, यानी रिमाइंडर आएगा इसका 1। यहाँ पर कर दो 7 इंटू 1 7 आएगा, 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, ये 67 आ गया। 67 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 जा 63, यानी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1, इधर करेंगे 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 25 हो गया, फिर 7 3 जा 21, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। अभी जितने भी रिमाइंडर हैं सबको इकट्ठा कर लो, तो यहाँ पर 1 है, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 1। अब इन सब का मॉड 7 निकाल दो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 28, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4।
तो आपने देखा कि जो मल्टीप्लाई में अगर हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लेंदी टास्क हो जाएगा, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपके ज़्यादा काम की है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है जो एक्सपोनेंट में हम यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंट में एक ही प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो आप जो पावर यहाँ पर करोगे वही सेम पावर आपको यहाँ पर करनी है। a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k mod n। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 7। अगर 5 की पावर 61 को आप डिवाइड करते हो 7 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसके लिए आप अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट एक तरीका आप ढूंढो, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको जैसे 5 को आपको डिवाइड करना है ना, ठीक है। 5 की पावर अब 61 तो हम सीधा निकाल नहीं सकते, तो हम 5 की छोटी छोटी पावर से स्टार्ट करके देखेंगे कि भाई रिमाइंडर हमें क्या मिलता है। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 ही रहेगा। 5 की पावर 2 25 आएगा। 5 की पावर 3 125 आएगा। 5 की पावर में एक और ले लेता हूँ बस, ये आ जाएगा 625। इतना लो जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो अब यहाँ से अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 7 से इनको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मैं चेक करता हूँ कि रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ से 5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 5 आएगा, और एक तरीका होता है कि हम रिमाइंडर नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव की बात बाद में करेंगे। 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 125 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12, 5 बचेगा और 7 7 49 यानी 6 आ जाएगा। और इसको अगर हम कर दें तो 7 8 56, 12 में से 6 गए 6, 65 हो गया, और 7 9 63, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो इन सारे रिमाइंडर्स में से अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर हमें छोटा यहाँ पर मिल रहा है। जितना छोटा रिमाइंडर आ जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, यानी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो एक बार मैं इससे करके दिखाता हूँ, फिर एक बार जो माइनस वाली अप्रोच बता रहा हूँ फिर उससे भी आपको करके बताता हूँ। तो पहले हमने स्टार्ट किया भाई, अगर 5 की पावर 4 हम लेते हैं तो इससे जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा वो कितना बनता है, 2 रिमाइंडर बनता है। तो ये आ जाएगा 2 mod 7, ऐसे लिख सकते हैं हम। 5 की पावर 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और 2 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ये मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है। अब आपको देखो भाई 5 की पावर 4 से आपको 5 की पावर 61 तक जाना है। अब 61 तक हम कैसे जाएंगे, आप ये देखो कि भाई 4 की टेबल में 61 तो नहीं आता, लेकिन 4 की टेबल में जितना 61 के क्लोज पहुंच सकते हो उतना क्लोज पहुंचो। तो हमने देखा भाई 5 की पावर 4 को अगर मैं 15 से कर दूं मल्टीप्लाई, पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 5 की पावर 60 बन जाएगा, ठीक है। अगर जो पावर मैंने यहाँ पर करी है वही पावर मेरे को यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 की पावर 15। अब 2 की पावर 15 को सॉल्व करना पड़ेगा और वो चेक करना पड़ेगा कि भैया इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 की पावर अगर मैं 3 लेके चलता हूँ 2 की पावर 3 पर, 2 की पावर 3 बनेगा 8, और 8 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बनेगा 1, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर मेरे को कितना चाहिए, 2 की पावर 15 चाहिए, तो 2 की पावर 3 की पावर 5 कर दूं तो यहाँ भी मैं पावर 5 करूंगा, तो मैंने देखा भाई रिमाइंडर तो मुझे यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर मेरा इसका आ गया 1। अब 5 की पावर हमें कितनी चाहिए, 61 चाहिए। तो अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दूसरी लगा दो, यहाँ पर एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगाई, अब लगा दो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अगर 5 की पावर 60 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की पावर 1 से तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 61 कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7। तो यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा आपके पास ये आएगा 5। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब हमारे पास 2 की पावर 15 आ गया। अब 2 की पावर 15 को डायरेक्टली कैलकुलेट करना वो भी लंबा टास्क हो जाएगा, तो उसको हमने इस तरीके से चेक किया भाई क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसको करने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको करने का एक दूसरा तरीका हम माइनस वाली पावर को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो रिमाइंडर 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर्स की बात करूँ तो यहाँ पर -2 आ सकता है,
5 में से आप सीधा 7 को माइनस कर दो तो रिमाइंडर माइनस में आ सकता है -2। 4 को डिवाइड माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 2 - 7 -5 आ जाएगा। तो इसमें से मेरे को ये पिक करना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी आ जाए वो तो 1 ही रहना है। अगर पावर इवन में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 1 ही। उसके लिए मुझे ऐसे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि पावर आपको 1 मिल सकती है, जो रिमाइंडर है वो आपको 1 मिल सकता है या -1 मिल सकता है, तो उसी से प्रोसीड करोगे तो हमेशा छोटा पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या करा, 5 की पावर 3 से हमने स्टार्ट किया, रिमाइंडर आ गया -1। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप रिमाइंडर माइनस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस में कर सकते हो। एंड में जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं छोड़ना है आपको। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर 3, हमें कहाँ तक जाना है, 61 तक जाना है। तो 5 की पावर 3 की पावर कर दी मैंने 20, तो -1 की पावर भी मैंने कर दी 20, तो 5 की पावर 60, ये -1 की पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा। तो हम इस स्टेप तक आ गए, इस स्टेप तक आ गए। अब क्या करना है, बस 5 यही स्टेप रिपीट करना है। तो 5 की पावर 61 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आंसर यहाँ से भी आपको 5 मिल गया। इसमें आपको टाइम कम लगा, इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगा बिकॉज ऑफ दिस। तो आपको अगर जो रिमाइंडर है +1 मिल जाए या -1 मिल जाए तो हमेशा उसी से प्रोसीड करो। इसको करने का एक और तरीका होता है फॉर्मेट थ्योरम के थ्रू, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फॉर्मेट थ्योरम भी आपके बड़े काम की है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपका रिजल्ट उससे और जल्दी भी निकल सकता है, लेकिन उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि सर कंसेप्ट भी आप समझा दो थोड़ा सा डिटेल में, और उसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज भी हम कर लें, ताकि हमारा एक तरह से पूरा रिवीजन इसमें हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब जहां पर आपसे पूछता है कि व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 1275 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। अभी का जो टाइम है वो 9 PM का टाइम है, और अगर हमें अब से 1275 घंटे के बाद पता लगाना है कि टाइम कितना होगा। अब यहां पर रैप अराउंड सिस्टम यूज होगा। क्यों यूज होगा भैया, दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के बाद हम ये नहीं कहते कि 25 घंटे हो गए, हम कहते 1 घंटा हो गया, यानी अगला दिन हो गया। अगला दिन में 25 का मतलब हो गया 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, फिर 26 का मतलब 2 घंटे हो गए, मतलब रैप अराउंड सिस्टम यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हमें पहले निकालनी पड़ेगी इस 1275 mod 24 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि भाई इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है। तो इसके लिए हमने 1275 को डिवाइड कर लिया 24 से। 24 × 5 = 120, 24 × 3 = 72, 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ पर इसने कहा कि भैया जो टाइम आ रहा है आपका ना वो 3 घंटे आ रहा है, जो इसका रिमाइंडर है वो 3 घंटे आ रहा है। यानी 1275 आवर्स जो है इज इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स। यही मतलब हुआ। तो जो भी हमारा टाइम था उस टाइम के अंदर हमें 3 घंटे और ऐड कर दे हैं, 9 + 3 यानी 12। अब यहाँ पर क्या था, 9 PM का टाइम है, तो 9 PM के टाइम में अगर हम 3 घंटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 क्या, 12 PM मत लिखना, 12 लिखना मिडनाइट, 12 मिडनाइट, ना 12 AM लिखना ना 12 PM लिखना, ठीक है। ये सीबीएसई ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें ऑप्शन में उसने 12 मिडनाइट नहीं दिया था, तो वो ऑप्शन गलत था। जिसने भी 12 पे टिक करा, चाहे वो AM है PM है, उसको मार्क्स मिले थे, ठीक है। 12 कभी भी AM या PM नहीं होता, 12 या तो नून होगा या 12 मिडनाइट होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद ये क्वेश्चन भी PYQs में था, कह रहा कि 100 = x mod 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है कि भाई रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर 7 है। तो आपके पास जो लीस्ट वैल्यूज है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें से कौन सी वैल्यूज ऐसी है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें और 100 को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आ जाए। तो आप देखो भाई 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 × 1 = 7,
7 4 जा 28, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। यानी 100 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा? तो भैया सीधा सीधा आंसर मिल गया आपको 2, क्योंकि और किसी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 तो आएगा नहीं, और सिर्फ यहाँ पर 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो 7 से छोटी है, और उसका जो रिमाइंडर है अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 ही आएगा। और उसको आप यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हो। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको अगर हम इधर लाते हैं 100 माइनस 2 तो आएगा 98, और 98 इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 14 पे चला जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 2। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर सेट पूछता आपसे कि भाई फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो उस केस में पहली वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 के बाद यहाँ पर क्या 7 इसमें ऐड कर दो, 9 आ जाएगी। 9 में 7 ऐड कर दो, 16 आ जाएगी। 16 में 7 ऐड कर दो, 23 आ जाएगी। यानी ये सारी वो वाली वैल्यू हैं, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30। ये सब ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो सबसे रिमाइंडर आपको 2 ही मिलेगा। तो ये सारी वैल्यू इसके कॉन्ग्रुएंट वैल्यू होंगी। लेकिन यहाँ पर इसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो हम सिर्फ छोटी वाली वैल्यू बताएंगे। अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज पूछता तो हम ये सारी वैल्यूज इसमें लिख देंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ 12 रेज टू पावर 12। यूनिट डिजिट आपको बतानी है 12 रेज टू पावर 12। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो यूनिट डिजिट होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक होती है। डिजिट्स 9 तक होंगी। तो यानी इनसे जो बड़ा नंबर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 10। यानी 10 से छोटे ये सारे के सारे नंबर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 12 रेज टू पावर 12 मॉड 10 की वैल्यू निकालनी चाहिए। इसका जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 10 से छोटा जो भी नंबर आएगा वही हमारा आंसर बनेगा, या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर 12 रेज टू पावर 12 को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, अब यहाँ पर देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो अब ये बात हमेशा याद रखो, अगर दोनों इवन नंबर होंगे तो रिमाइंडर आपका 1 या -1 कभी भी नहीं आएगा। कहीं आप 1 या -1 के चक्कर में उलझे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। दोनों इवन नंबर है तो 1 या -1 कहीं से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटी वैल्यू से स्टार्ट करोगे। भाई 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो रिमाइंडर आएगा 2। अब 12 की पावर मेरे को 12 तक जानी है, या तो मैं सीधा 12 तक चला जाऊं, तो यहाँ पर मेरे को 2 की पावर 12 निकालना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं थोड़ा छोटा रखूं इसको, मैं 12 की पावर मान लो 6 तक चला जाता हूं, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर बना हमारा 4। अब मेरे को कितना जाना है, 12 की पावर 12 तक जाना है। 12 की पावर 6 तक तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं, तो 12 की पावर 6 की पावर अगर हम 2 कर दें, इधर पावर 2 करिए तो इधर भी पावर 2 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 12 की पावर 12, इधर आ जाएगा 16, और 16 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 6। यानी जो यूनिट डिजिट आपको चाहिए थी वो यूनिट डिजिट बनेगी 6। फाइंड द यूनिट डिजिट इन 7 रेज टू पावर 295। 7 रेज टू पावर 295, ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट पूछा है, तो यहाँ भी आपको इसकी मॉड 10 वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है, तो यहाँ पर 1 या -1 हम ला सकते हैं। तो हमें पता है भाई 7 की पावर 1 अगर हम करते हैं तो 7 आता है, तो या तो रिमाइंडर 7 होगा, अगर हम माइनस में देखने जाएंगे तो -3 होगा। अगर 7 की पावर 2 करते हैं तो 49 हो गया, और 49 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 9 हो गया, माइनस में जाएंगे तो -1 हो गया। माइनस में कैसे निकालना है, सिंपली जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसमें से इसको माइनस कर देना। 7 - 10 ये आ गया, 9 - 10 ये आ गया, तो -1 आ गया। तो आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो टारगेट था 1 या -1 लाना वो पूरा हुआ। तो यहाँ 7 की पावर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे रिमाइंडर मिल रहा है मुझे -1। अब आपको 7 की पावर 295 तक जाना है।
अब 295 तक डायरेक्टली तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 की टेबल में ऑड नंबर तो आएगा नहीं, लेकिन जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज जाते हैं। तो 7 की पावर 2 की पावर हम कर दें 147, इसको करोगे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9, 2 1 जा 2, यानी 294 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 की पावर 147 mod 10, तो ये 7 की पावर 294 हो गया। ये -1 ही रहेगा क्योंकि पावर इसकी ऑड है। अब हमें एक पावर और चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 की पावर 295 आ गया, ये -7 आ गया। अब हमारा आंसर तो सॉल्व हो गया, लेकिन रिमाइंडर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना है। रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे करें, तो जैसे यहाँ पर निकाला था नेगेटिव, उल्टा कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 में से इसको माइनस कर दो, 10 - 7 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और होपफुली जो कांग्रेस मॉडल वाला टॉपिक है, वैसे तो हमने प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अच्छे से समझा रखा है, लेकिन ये फ्रेश वीडियो आप लोगों की डिमांड पर फ्रेश वीडियो फिर से बना रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। तो आज की इस क्लास में इतना। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट थ्योरम के बारे में, जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चन आप फॉर्मेट थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन इसके अक्सर आ जाते हैं, और अगर आप सब्जेक्टिव भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।